Hi guys, what's up and welcome back to Gravity Circle. Welcome back to GC 3.0. क्या हालचाल मेरा प्यारा 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 बच्चा लोग, सब बढ़िया? चलो ग्रेट। लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और ज़रूरी बात गाइस। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, जितने भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं गाइस, मैं इतनी इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एक बात समझ लेना। मैं पिछले 5 सालों से ये लेक्चर ले रहा हूँ, 5 सालों से ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ एंड मैंने 80% स्टूडेंट्स को सिर्फ इस टॉपिक में गलती करते हुए देखा है। मिस्टेक्स होती हैं, कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वो कन्फ्यूजन आपका 1 सेकेंड में मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कहाँ कन्फ्यूजन होगा। तो अगर आप लोग 3rd लेक्चर तक आ गए हो तो गाइस अभी प्लीज़ जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना देख लो। आज के टॉपिक के बाद, आज की क्लास के बाद आप लोगों को 0.1% भी डाउट नहीं रहेगा एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आप लोगों ने मेरी बात अच्छे तरीके से मान ली तो आप भी उन 15% बच्चों में आ जाओगे जो कभी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में गलती नहीं करते। कहाँ गलती होती है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों को मैंने पिछले 2 लेक्चर में क्या पढ़ाया एक बार उसकी जल्दी से बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ साथ मैंने आपको डेनियल सेल पढ़ाया, और पिछली क्लास में मैंने आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाया। गैल्वेनिक सेल के अंदर स्पेशलिटी ये होती है कि डेनियल सेल का अपडेटेड वर्जन बोल सकते हो। जहाँ डेनियल सेल में आप जिंक और कॉपर, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट यूज़ करते थे, यहाँ पर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपको सॉल्ट ब्रिज की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी पड़ती है। यहाँ पर आपको दोनों अलग अलग सॉल्यूशंस लेने की ज़रूरत कभी पड़ती है, कभी नहीं पड़ती। मतलब गैल्वेनिक सेल एक कमर्शलाइज चीज़ हो गई, अलग अलग पैटर्न्स पे बनता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में देखा। हमने देखा कि एक इलेक्ट्रोड का भले ही वो कैथोड हो, भले ही वो एनोड हो, अपना खुद का एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। एंड भले ही एक कैथोड हो या भले ही एक एनोड हो, उसका अपना स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। आईयूपीएसी ने हमें ये बोला कि आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से भी बोल सकते हो। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? अब मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ाने वाला हूं, दैट इज शी। शी का लेक्चर, आज तो शी पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसी एग्जाम्स के लिए, एनटीएससी ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है, और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। अरे छिछोरो, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। क्या पढ़ने वाले हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बकुड़ो, इसे शी बोलते हैं ना। देखो शी का या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का क्या काम होता है, आराम से समझना शुरू करते हैं, धीरे धीरे चलेंगे। अगले लेक्चर तक आप लोग मास्टर हो जाओगे इस चीज़ के, एकदम बोले तो ऐसे वाले मास्टर हो जाओगे तुम, विजय द मास्टर। चलो अब क्या होगा इसका मतलब देखो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक सेल है, आपके पास में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, आपके पास में गैल्वेनिक सेल है, एक गैल्वेनिक सेल है। इस गैल्वेनिक सेल को आपने फॉर्म किया, यहां पर आपने एक चेंबर लिया, यहां पर आप लोगों ने एक चेंबर लिया, यहां पर आपने इसको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा, ये यहां पर आपने एक इलेक्ट्रोड डाला, यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रोड डाला, यहाँ पर आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया 1 मोलर, यहाँ पर आपने कॉपर की रॉड ले ली, ये बन गया तुम्हारा कैथोड।
ये बन गया तुम्हारा एनोड। यहां पर आप लोगों ने जिंक की रॉड ले ली, यहां पर आप लोगों ने 1 मोलर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, ये आप लोगों ने सॉल्ट ब्रिज ले लिया था। फिर आपने इसको यहां से इस प्रकार एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया और यहां पर आप लोगों ने की लगा दी। जब आप की को या जब आप स्विच को ऑन करोगे तो ये सेल वर्क करना स्टार्ट कर देगा। नाउ जब आप लोगों ने इसके अंदर देखा तो हम सब जानते हैं कि जिंक यहां पर ऑक्सीडाइज होने लगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगा, इसलिए ये एनोड बना। तो जिंक से इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रेवल करना चालू करा, जिंक से इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रेवल करना चालू करा। तो तुरंत यहां पर कॉपर सल्फेट टूटा, कॉपर सल्फेट से Cu डाई पॉजिटिव निकला और ये इस कॉपर के आसपास इकट्ठा होने लगा कॉपर इलेक्ट्रोड के। और जैसे जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलते चले गए, जैसे जैसे इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलते चले गए, यहाँ पर ये कॉपर के अंदर मेटल फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा, ये रिएक्शन होने लगी और आपको यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ दिखाई दिया। करंट विल फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन और ये सेल वर्क करने लगा। आपने ये जो वोल्ट मीटर लगा रखा है, इस वोल्ट मीटर में आपको सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इस सेल का ईएमएफ कितना मिला, 1.1 वोल्ट्स। इस सेल का आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल मिल गया 1.1 वोल्ट। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज 1.1 वोल्ट्स। लेकिन मेरा यह सवाल है कि यह 1.1 वोल्ट तो टोटल है, मुझे यह बताओ कि सिर्फ इस कैथोड के द्वारा या सिर्फ इस जिंक एनोड के द्वारा या इस कॉपर कैथोड के द्वारा इंडिविजुअल कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है इस सेल के ईएमएफ के अंदर। मतलब अगर मैं इस सेल का टोटल ईएमएफ निकालूं जो कि 1.1 वोल्ट्स आ रहा है, उसमें सिर्फ जिंक एनोड का कितना कंट्रीब्यूशन है या कॉपर कैथोड का कितना कंट्रीब्यूशन है, यानी इनका इंडिविजुअल खुद का पोटेंशियल कितना है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं दैट व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, what will be the standard reduction potential of zinc anode, तो आप कैसे पता लगाओगे। या अगर मैं आपसे बोलूं that what will be the standard oxidation potential, standard oxidation potential of zinc anode, तो आप कैसे पता लगाओगे। अब सबसे पहले तो आपके मन में सवाल आया, दिस इज द डाउट कि सर एनोड पर तो आपने सिखाया था कि सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है, जिंक पर या एनोड पर सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है, तो टेक्निकली हमें इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलना चाहिए, तो आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्यों निकाल रहे हो। दूसरा सवाल जो मन में उठेगा, that what will be the standard reduction potential of copper cathode, या आपसे सवाल पूछा जाता है that what will be the standard oxidation potential of copper cathode, तो आपके मन में फिर सवाल आएगा कि सर कॉपर इज कैथोड, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, तो आप इसका ऑक्सीडेशन क्यों निकलवा रहे हो। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप एक बात देख रहे हो कि ये जो गैल्वेनिक सेल है अभी ये स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है, स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रहा है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, खुद ब खुद रिपीट कर रहा है, खुद ब खुद अपने आप से वर्क कर रहा है, तो यहां पर कोई तकलीफ नहीं है। अगर जिंक और कॉपर को देखा जाए तो जिंक नाम का मेटल बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा इलेक्ट्रॉन छोड़कर, और कॉपर के जो यहां पर आपको आयंस दिख रहे हैं
वो इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को रिड्यूस करेंगे, नो डाउट। लेकिन अगर मैं बाहर से इस पर एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ा दूं, याद करो चैप्टर 3 ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका लेक्चर नंबर 1, मैंने बोला था कि अगर मैं इस सेल पर बाहर से पोटेंशियल लगाना चालू कर दूं, बाहर से पोटेंशियल देना स्टार्ट कर दूं और वो पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। अब तुम्हारा जिंक ऑक्सीडाइज होने की वजह से, ऑक्सीडाइज होने की बजाय रिड्यूस होगा। जैसे जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है लेकिन अब जिंक इलेक्ट्रॉन लेगा, और तुम्हारा कॉपर जो कि इलेक्ट्रॉन ले रहा था अब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। मतलब जहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था अब जिंक का रिडक्शन होगा, जहां पर कॉपर का रिडक्शन हो रहा था वहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा। कब? जब आप एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से बढ़ा दोगे। तो बेटा दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां पर आप लोगों को ये जो सेल दिखाई दे रहा है, ये जो सेल दिखाई दे रहा है ये स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रहा है। लेकिन जब आप लोगों को सवाल आएंगे, लेकिन जब आप लोगों को न्यूमेरिकल आएंगे तब आप लोगों को ये पहचानते आना चाहिए कि वैल्यू काय की दे रखी है। हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर जिंक नाम का एक इलेक्ट्रोड है तो वो जिंक नाम का इलेक्ट्रोड सबसे पहले ऐसा लिखा जाएगा, E0 ऑफ जिंक Zn डाई पॉजिटिव स्लैश Zn। अगर इस तरीके से आपको सिंबल आता है तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? आप ध्यान से देखिएगा, इस चीज को आप अंडरस्टैंड करेंगे कि जिंक पहले अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में था लेकिन अब इलेक्ट्रॉन लेकर वो अपने मेटेलिक फॉर्म में चला गया। मतलब दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये आपको क्या दे रखा है? ये आप लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अगर आप लोगों को सवाल में वैल्यू कुछ इस प्रकार दी जाती है Zn स्लैश Zn डाई पॉजिटिव, नाउ दिस इज व्हाट, यहां पर देखेंगे कि आपका जिंक पहले मेटेलिक फॉर्म में था और अब इलेक्ट्रॉन छोड़कर वो अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला गया है। मतलब यहां पर क्या हो गया है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी ये आपको क्या दे रखा है? ये आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। तो हमेशा हमेशा के लिए एक बात ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार का आपको अगर सवाल आता है तो आपको ये सिंबल पर ध्यान देना ज़रूरी है कि सिंबल किस तरीके से दे रखा है। इस जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दोनों निकाल सकता हूं, मैं दोनों निकाल सकता हूं, बस साइन का फर्क होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई बोलता है कि जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.74 वोल्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो इसी जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.74 वोल्ट होगा। देयर विल बी ओनली अ डिफरेंस ऑफ साइन, सिर्फ साइन का फर्क रहेगा, बाकी किसी चीज का फर्क नहीं रहेगा। तो यही खासियत है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कि जब आप इस तरीके की चीज़ों को देखते हो तो सिर्फ साइन का चेंज करके आपको सवाल सॉल्व करना है। तो ये सवाल में आप लोगों को क्वेश्चन में प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी रहेगा, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना। एंड आप लोगों को याद भी होगा कि मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया था, मैं 2 मिनट के लिए इसको मिटाऊंगा, वो फॉर्मूला लिखूंगा। याद करो, मैंने आपको सेल का E0 निकालने का फॉर्मूला सिखाया था। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या सिखाया था? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मैंने कहा था ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हो। लेकिन अगर आपको सवाल में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जगह स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब एनोड पहले आ जाएगा, कैथोड बाद में आएगा। कब? जब आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो। तो ये दोनों फॉर्मूले में चेंज क्यों आया? क्योंकि अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.74 वोल्ट है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.74 वोल्ट ही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज। समझ में आ रही बात आप लोगों को?
अब जब अपन इस सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीज़ और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी आपको समझ में आ गया कि बेटा ये चीज़ पे कभी भी दिमाग मत अटकाना, इस चीज़ पर कभी भी ये सोचते मत बैठना कि सर कॉपर तो कैथोड है तो इसका सिर्फ रिडक्शन होगा, तो मेरे पास में इसका सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल होगा। नहीं, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ सकता है, बस साइन घुमा दूंगा मैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया कैसे? एक्सटर्नल सर्किट से करंट दे दूंगा ना। एक्सटर्नल सर्किट से अगर मैं करंट बढ़ा दूंगा तो ये रिडक्शन की जगह इसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा। समझ में आ रही बात आपको? तो इसका ऑक्सीडेशन भी कर सकता हूं, इसका रिडक्शन भी कर सकता हूं। तो तुम ये पत्थर की लकीर मान के मत चलना कि इसका सिर्फ रिडक्शन ही हो सकता है और इसका सिर्फ ऑक्सीडेशन। नहीं, मैं बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल देके इनका साइन रिवर्स कर सकता हूं। अब क्योंकि कॉपर एक प्रकार का मेटल है तो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। भाई सीधी सी बात समझो, कॉपर अपने आप को रिड्यूस करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो कभी भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं बदलेगी। स्टैंडर्ड रिडक्शन और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, बस साइन का फर्क आ जाएगा। बस साइन का फर्क आ जाएगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन खुद को रिड्यूस करने के लिए लेगा उतने इलेक्ट्रॉन खुद को ऑक्सीडाइज करने के लिए छोड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में कभी वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन का फर्क आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब वो किसका क्या साइन होगा मैं आपको सिखाना शुरू करता हूं। क्या यहां तक का फंडा क्लियर हो गया? ग्रेट। तो अब अगर मान लीजिए आप लोगों से कोई पूछ ले, मान लीजिए कि अगर आप लोगों से कोई पूछ ले, अभी मैं वापस से लिख देता हूं कि सेल का E0 इज 1.1 वोल्ट। अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भैया मुझे इसमें जो जिंक एनोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना निकालो और तुम्हारा जो कैथोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना निकालो, या अगर कोई बोलता है कि जिंक एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो या कॉपर कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। भाई ये तो मुझे पूरे सेल की वैल्यू पता चल रही है। ये जो वोल्ट मीटर यहाँ पर लगा है ये मुझे कंप्लीट सेल का वोल्टेज, कंप्लीट सेल का पोटेंशियल दे रहा है। इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स का मुझे नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूं? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में आया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। कैसे? देखो मैं इस चीज को रब करूंगा तब तक एक कहानी सुनो। एक बार मैं और मेरा भाई खाना खाने बैठे, हम दोनों ने मिलकर 20 रोटी खा ली। तो मेरे घर वालों को क्या लगा कि ये दो भाई हैं तो बराबरी से इन लोगों ने खाया होगा 10-10 रोटी, तब इन लोगों को 20 रोटी लगी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये दो भाई हैं, ये दोनों भाई ने मिलकर इतना पोटेंशियल दिया है? तो बाहर से देखने वाले को क्या लगेगा कि यार शायद 0.55 एक भाई का होगा और 0.55 दूसरे भाई का होगा, तभी 0.11 तभी इतना पोटेंशियल निकल के आ रहा है। मतलब जिंक वाले इलेक्ट्रोड का भी इतना होगा और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड का भी इतना होगा। लेकिन ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि मेरे और मेरे भाई की एज में फ़र्क है, मेरे खाने की शक्ति में और मेरे भाई की खाने की शक्ति में फ़र्क है। मेरा भाई भूखमरा है, वो हफ्सियों की तरह खाता है, वो जानवर है, और मैं इंसान हूँ, मैं नॉर्मल तरीके से खाता हूँ। खैर मेरे भाई का नाम इंसान है, मेरा नाम मृत्युंजय है, बट वो जानवर है, मैं इंसान की तरह खाता हूँ। तो जब रियलिटी में एक दिन हमारे घर पे पता चला कि आज मैंने उपवास रखा है, आज मैंने उपवास रखा है, मतलब आज मैं एक भी रोटी नहीं खाऊंगा, और मेरी मम्मी ने जब 20 रोटी बना ली और जब मैंने रोटी नहीं खाई, तो जब रात में रोटी का डब्बा चेक किया गया तो उसमें से सिर्फ 6 रोटी निकली। तब मेरी मम्मी को समझ में आया कि मेरा भाई जो भूखमरा है वो 14 रोटी अकेला खा जाता है और मैं 6 रोटी खाता हूँ। तो हम दोनों को मिलके 20 रोटी लगती है, लेकिन 14 वो खाता है, 6 मैं खाता हूँ। ये कैसे मालूम पड़ा? ये ऐसे मालूम पड़ा कि एक दिन जिस दिन मैंने उपवास रखा, यानी जिस दिन मैंने एक भी रोटी नहीं खाई, तब दूसरे ने कितनी खाई ये पता चल जाएगा। यही काम आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल करता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की जगह मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रोड लिखना चाहिए, पोटेंशियल थोड़ी लिखना चाहिए। SHE को मुझे इलेक्ट्रोड लिखना चाहिए, आई एम सॉरी। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
is an electrode having E नॉट इज इक्वल टू 0। इसका अपना खुद का कोई पोटेंशियल नहीं होता, इसका खुद का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इसका खुद का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, वो 0 होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसका खुद का पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सर कैसे काम करेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ रहा है। अब देखो मेरी बात समझना, मान लीजिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल इसका खुद का 0 है, लेकिन सर ये इलेक्ट्रोड बनता कैसे, थोड़ा सा इस पर हमें ज्ञान डालो। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एक इस तरीके से ग्लास की ट्यूब होती है, इस तरीके से एक ग्लास की ट्यूब होती है। इस ग्लास की ट्यूब में देखा जाए तो हम इसे इस तरीके से इमर्स कर देते हैं H2SO4 के अंदर, कॉन्सेंट्रेटेड अच्छा खासा 1 मोलर, जिसकी अच्छी मोलारिटी हो, अच्छा तगड़ा हो, अच्छा तगड़े एसिड के अंदर हम इसे डिस्पर्स कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 मोलर H प्लस के अंदर हमने इसको डिसॉल्व कर दिया है ना, इसको ब्रैकेट में लिख लो 1 मोलर एसिड के अंदर। एसिड कैन बी एनीथिंग लाइक HCl ले लो, आलू ले लो, नहीं सॉरी H2SO4 ले लो, इस तरीके से। अब इस के अंदर हम यहाँ से लगातार अंदर की तरफ हाइड्रोजन गैस को पंप करेंगे। हाइड्रोजन गैस इज पंप्ड इन, लगातार अंदर हम हाइड्रोजन गैस को अंदर पंप कर रहे हैं। अब गाइस यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है समझना, इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में आप देखो सॉल्यूशन तो आपने ले लिया, जैसे मैंने आपको बोला था कि मान लीजिए अगर आप एक रिडक्शन हाफ या ऑक्सीडेशन हाफ ले रहे हो, तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ ले लिया आपने, तो उसके अंदर आपने ZnSO4 का सॉल्यूशन रख दिया 1 मोलर। ठीक उसी प्रकार इस इलेक्ट्रोड के अंदर, भाई ये कौन सा इलेक्ट्रोड था, ये तुम्हारा एनोड था, तो ये भी तो इलेक्ट्रोड ही है। तो अगर तुम एक इलेक्ट्रोड बना रहे हो तो तुमने एक चेंबर लिया, सॉल्यूशन डाला, यहाँ ZnSO4 रखा, या तुमने H2SO4 रख दिया 1 मोलर। अब यहाँ पर तुम लोगों ने क्या करा, एक मेटल की रॉड डिप कर दी, एक्चुअली मेटल की रॉड क्या करती है, अपनी सरफेस प्रोवाइड करती है। ये मेटल की रॉड क्या करती है, अपनी सरफेस प्रोवाइड करती है जिसके ऊपर रिएक्शन हो सके। जैसे अगर आपको याद हो तो कॉपर की सरफेस पर क्या होता था, इलेक्ट्रॉन आते थे। कॉपर की सरफेस पर ये जिंक के छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन इधर से आते थे, तो जितने भी कॉपर डाई पॉजिटिव आयन थे वो सारे कॉपर डाई पॉजिटिव आयन इसके ऊपर चिपक जाते थे, और इससे इलेक्ट्रॉन लेके खुद अपने आप को कॉपर फॉर्म में ले आके इसके ऊपर जमा होने लगते थे, और यहाँ से इसी की सरफेस पे से Zn डाई पॉजिटिव निकलता था, और इसी के सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन निकलते थे। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, ये अपनी सरफेस प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन करने के लिए, भले ही वो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, वो करने के लिए अपनी सरफेस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि मैं एसिड ले रहा हूँ H2SO4 या HCl, इसका इलेक्ट्रोड टेक्निकली हाइड्रोजन होना चाहिए, पर हाइड्रोजन तो गैस है। तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अगर करना होगा तो मैं करूँगा क्या, मुझे सरफेस नहीं मिल रही है। तो सरफेस के लिए मैं क्या करूँगा, बाहर से एक वायर के थ्रू मैं अंदर एक प्लेटिनम को डिप कर दूंगा, मतलब एक मैं प्लेटिनम यहाँ पर लगा दूंगा, एक प्लेटिनम का टुकड़ा यहाँ पर जोड़ दूंगा। अब सर प्लेटिनम का टुकड़ा यहाँ पर जोड़ने से क्या होगा, बेसिकली प्लेटिनम आप सब लोग जानते हो वर्ल्ड का लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये यूजुअली रिएक्शन करता ही नहीं, इट इज बेसिकली इनर्ट काइंड ऑफ मेटल। तो ये प्लेटिनम इज बिकॉज इट इज लीस्ट रिएक्टिव इट डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, यानी ना तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा ना तो ये खुद रिड्यूस होगा। तो अब बदले में क्या हो सकता है, या तो ये ऑक्सीडाइज हो या तो ये रिड्यूस हो, मतलब रिएक्शन जो हम चाहते हैं वो इन दोनों के बीच में ही होगी। जैसे हम पहले चाहते थे ना कि रिएक्शन जिंक और जिंक सल्फेट के बीच में हो,
वैसे यहाँ पर हम क्या चाहेंगे, रिएक्शन हाइड्रोजन और H+ के बीच में हो। प्लेटिनम का इसमें कोई लेना देना ना, ये सिर्फ अपनी सरफेस प्रोवाइड करे। तो प्लेटिनम क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, डू नॉट पार्टिसिपेट CI, it do not participate in reaction, that is oxidation or reduction, but it only provides its surface to the रिएक्शन को ये अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है, इसलिए प्लेटिनम को यूज करते हैं। जेई, नीट, कॉम्पिटिटिव के लिए ये सवाल ज़रूरी है, ठीक है, समझ में आ गया बच्चे लोग। अब जब हम लोगों ने देखा तो इसका खुद का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि E0 कितना आया, 0। इसका खुद का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आया, 0। क्या बात समझ में आ गई। अब सर इसका यूज कैसे करेंगे, अरे भाई बहुत इजी है। मान लो आप लोगों ने एक सेल बनाया वेयर जिंक immersed in zinc sulfate 1 molar is acting as anode, तो आपका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है शी, इट विल एक्ट एज कैथोड। क्या बात समझ में आ रही है। मतलब अब आपने क्या करा, आपने एक सेल बनाया, सेल में आपने यहाँ पर जिंक डिप करा, प्याऊ 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 प्याऊ, यहाँ पर आप लोगों ने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन रखा ZnSO4, ये आपने जिंक रखा। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करा, यहाँ पर आप लोगों ने आपका ये SHE रख दिया, SHE, ये पूरा का पूरा ऐसा कैसा उठा के आपने इसको यहाँ रख दिया। तो SHE को मैंने रख दिया, चलो ये मैंने इसको पूरा ऐसा बना दिया, कुछ पुई 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 पुई, इसमें यहाँ से प्लेटिनम डूबा हुआ है, ये इससे यहाँ पर कनेक्ट हो गया, वोल्ट मीटर आ गया, यहाँ पर तुम्हारा स्विच आ गया, ये कनेक्ट हो गया। सॉल्ट ब्रिज लगाने की ज़रूरत है, सॉल्ट ब्रिज लगा दो, ये तुम्हारा बन गया। तो तुम्हारा SHE क्या बन गया, यहाँ पर तुम्हारा SHE बन गया कैथोड और तुम्हारा जिंक बन गया एनोड। अब जब मैंने इस सेल को चालू करा, तो मैंने देखा सेल का पोटेंशियल आ रहा है, इस सेल का पोटेंशियल आ रहा है 0.74 वोल्ट्स। इस सेल का पोटेंशियल कितना आ रहा है, 0.74 वोल्ट्स। क्या बात समझ में आ रही है, बात आप लोगों को। तो अब मुझे एक बात बताओ कि इसका खुद का SHE का पोटेंशियल तो 0 होता है। तो यहाँ पर जब मैंने फॉर्मूला लगाया दैट E0 ऑफ अ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो आपके सेल का पोटेंशियल तो 0.74 वोल्ट आया। कैथोड का ही तो मुझे निकालना है, तो कैथोड का पोटेंशियल मैंने मान लिया x माइनस तुम्हारे SHE का खुद का पोटेंशियल तो 0 होता है, तो 0, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड ऑटोमेटिकली कितना हो गया, दैट इज 0.74 वोल्ट्स। आई बात समझ में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या आपको यह बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई, ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, क्लियर होती है ये बात, आराम से देख लो, नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अच्छा, मैंने एक उल्टा लिख दिया, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। कैथोड तो SHE कैथोड पर है, अच्छा SHE कैथोड पर है, तो कैथोड की वैल्यू 0
माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, अपना जिंक एनोड पर है ना यार, सॉरी जिंक एनोड पर है, तो ई नॉट ऑफ एनोड विल बी इक्वल टू माइनस 0.74 वोल्ट्स, माइनस 0.74 वोल्ट। तो ये तुम लोगों का यहां पर पोटेंशियल निकल गया। तो जो पोटेंशियल सेल का है वही पोटेंशियल एनोड का होगा, क्योंकि कैथोड की वैल्यू तो जीरो होगी। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्या ये बात अच्छे तरीके से क्लियर हुई? क्या मैं इसको अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से लिख दूं? चलिए, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साफ तरीके से लिख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, चलो रुक जाओ, मैं इसको अच्छे तरीके से लिखवा देता हूं। क्या पहले आप लोगों ने इतना नोट कर लिया? तो आप लोग यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख लो, दैट SHE being having E naught is equal to 0 is used to find the standard reduction potential or standard oxidation potential of an electrode, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर अपन क्वेश्चन करके देखें, मतलब इसको यूज करके देखेंगे। दो सेल बनाएंगे और बढ़िया तरीके से इसको यूज करके देखेंगे। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलिए ग्रेट। अब गाइस ध्यान से इस चीज को देखना कि मैं कैसे इसको यूज कर रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां पर यूज करूंगा कैथोड और एनोड को। सबसे पहले यहां पर मैंने क्या ले लिया? मैंने यहां पर ले लिया एनोड, दिस इज माई एनोड, दिस इज माई एनोड। एनोड में अंदर मैंने क्या भरा? ZnSO4 का सॉल्यूशन, और इसमें क्या करा? यहां पर मैंने जिंक की रॉड डिप करी, और यहां पर मैंने क्या लगा दिया? SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इनको मैंने इस प्रकार कनेक्ट कर दिया, और चाहो तो सॉल्ट ब्रिज लगा दो। अब जब मैंने वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करके, ये कैथोड बन गया। अब जब मैंने वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करके इस सेल का पोटेंशियल निकाला, तो मुझे दिखाई दिया कि इस सेल का पोटेंशियल आया 0.74 वोल्ट्स। मैं जानता हूं कि जो कैथोड पर SHE रखा है, इसका खुद का पोटेंशियल 0 होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? E नॉट ऑफ अ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये वैल्यू कहीं की मिली मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिली। तो E नॉट ऑफ अ सेल कितना आया? 0.74 वोल्ट्स। कैथोड, कैथोड पर SHE है और इसका खुद का पोटेंशियल 0 है, 0 माइनस E नॉट ऑफ एनोड। तो E नॉट ऑफ एनोड यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या निकाला हम लोगों ने? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज माइनस 0.74 वोल्ट्स। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों के पास में एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि नहीं मुझे इसका E नॉट निकाल के दो एनोड का, बट इट शुड बी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आप बस साइन घुमा देंगे और लिख देंगे 0.74 वोल्ट। इक्वल वैल्यू होगी, बस मैग्नीट्यूड जो चार्ज रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है मेरा बच्चा लोग? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? चलिए अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? देखो भाई, ऑब्वियसली जिंक पर क्या हो रहा था? आपने जिंक को एनोड क्यों बनाया? क्योंकि जिंक पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, जिंक पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, इसीलिए उसको क्या बनाया गया? एनोड। तो ये रिएक्शन एनोड पर चल रही है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या चल रहा होगा? भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने कैथोड पर लगाया है, तो कैथोड पर तो हमेशा रिडक्शन चलता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन? एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो तुम्हारे 2H पॉजिटिव होंगे
याद करो हमने जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया था उसमें हम लोगों ने इस प्रकार दो चीज़ें देखी थी। एक तो हम लोगों ने यहाँ पर 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन रखा था, यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस अंदर डाल रहे थे और यहाँ से हमने एक प्लेटिनम वायर किया था। तो ये जो H+ आयन जो आपके एसिड के हैं वो बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके हाइड्रोजन गैस बन के इवॉल्व होने लगेंगे, मतलब यहाँ पर रिडक्शन होने लगेगा, इसीलिए तो इसको कैथोड बनाया। तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन गैस बबल आउट होती हुई दिखेगी, आपको यहाँ से हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में बाहर जाती हुई दिखेगी। तो दिस इज हाउ योर सेल विल वर्क। इस प्रकार आपका सेल यहाँ पर काम करेगा। क्या बात समझ में आ गई बच्चा लोग? तो अब आप लोग जिंक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप लिखेंगे E0 ऑफ Zn डाई पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। सर Zn डाई पॉजिटिव ऑब्लिक Zn मतलब क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। आप खुद देखो ना, Zn डाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके Zn में चला गया तो क्या वैल्यू आएगी? -0.74 वोल्ट। अब आपको समझ में आया कि इसकी वैल्यू माइनस में क्यों आई? नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई द वैल्यू इज नेगेटिव। एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू से मतलब समझो, व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल? Zn डाई पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन लेकर Zn में कन्वर्ट होना इज वेरी नेगेटिव थिंग। ये अपोज करेगा, इसको पसंद नहीं आ रहा है, इसको इस प्रकार से बिहेव करना पसंद नहीं आ रहा है, ये इसका अपोजिशन कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख दूं, Zn डैश Zn डाई पॉजिटिव मतलब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर Zn डाई पॉजिटिव में बदल रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये वैल्यू +0.74 वोल्ट हो जाएगी। मतलब अब इसका मतलब समझ रहे हो? हाँ, ये चीज इसको पसंद आ रही है, ये चीज इसको पसंद आ रही है। हाँ, मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ के आयोनाइज हो सकता हूं, इसके लिए मैं पॉजिटिविटी शो कर रहा हूं, लेकिन अगर तुमने इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करी तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, एंड नेगेटिव हो जाऊंगा मतलब अब तुमको बाहर से मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। समझ गए? तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगेगा, मतलब अगर आपके पास में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी हो, मतलब ये जो सेल की वैल्यू आई ना, बेसिकली ये सेल की वैल्यू क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल आया। यहाँ से आपको हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ा मजबूरी में। ये फॉर्मूला लगाया तो एनोड की वैल्यू नेगेटिव आई। तो मैंने आपको हमेशा बोला ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, और ऑक्सीडेशन की पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़ सकते हैं? शैल वी मूव? पक्की बात? 110% क्लियर? आगे बढ़े? चलिए, अब मान लीजिए हम लोगों ने यहां पर दूसरा खेल खेला। अब हम लोगों ने क्या करा? यहां पर सेल बदल दिया। यहां पर हम लोगों ने क्या करा? सेल बदल दिया। अब हम लोगों ने यहां पर ले लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉपर का इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड है, मतलब हमने इलेक्ट्रोड कैथोड पे ले लिया, इसको स्विच से कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर लगाया और तुम्हारा SHE यहां लगा दिया एनोड पर। तो अब तुम्हारे एनोड का पोटेंशियल 0 हो गया। अब जब मैंने इस सेल का ओवरऑल पोटेंशियल निकाला, सॉल्ट ब्रिज भी लगा दिया, जब मैंने सेल का ओवरऑल पोटेंशियल निकाला मुझे वैल्यू मिली 0.36 वोल्ट्स। तो मैंने देखा अच्छा, इस सेल का जब कंप्लीट पोटेंशियल चेक किया गया तो पूरे सेल का पोटेंशियल 0.36 आ रहा है। मैंने देखा कि ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ सेल आ रहा है। तो कैथोड माइनस एनोड का फॉर्मूला लगेगा। सेल की वैल्यू क्या आई? 0.36 वोल्ट्स। अब कैथोड पर तुम्हारा कॉपर है, मुझे इसी की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन एनोड पर मेरा SHE है जिसका खुद का पोटेंशियल होता है 0। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड विल बी इक्वल टू व्हाट? +0.36 वोल्ट्स।
प्लस 0.36 वोल्ट्स। क्या बात समझ में आ गई मेरा बच्चा लोग? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर आपको कोई बोले कि इसका मुझे ई नॉट ऑफ कैथोड निकाल के दो, कब? जब मेरे पास में इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए हो। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? -0.36 वोल्ट्स। बस साइन फर्क हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, अब यहां पर समझना ये सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इस सेल में काम कैसे चल रहा होगा। तुम्हारा SHE अब यहां पर एनोड बन गया, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। याद करो हम लोगों ने तुम्हारा जो ये सेल बनाया था, यहां से तुम हाइड्रोजन गैस अंदर डाल रहे थे, यहां से तुम लोगों ने प्लेटिनम वायर रखा था, यहां पर तुमने H2SO4 भरा था, H+1 मोलर। अब यहां पर इस सेल को ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने हैं। तो बेटा ये H2 के पास ही ताकत है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है। तो यहां पर तुम्हारा जो H2 रहेगा वो 2H पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा। मतलब यहां पर अब इस SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होने लगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन होने लगा, इसीलिए ये एनोड पर लगा। और तुम्हारा कैथोड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तभी तो वो कैथोड बना, तो इसका होने लगा रिडक्शन, तभी ये बना तुम्हारा कैथोड। तो ये तुम्हारा इस तरीके से सेल दिख रहा होगा। तो आप देख रहे हो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 होने का फायदा, ये कभी भी कैथोड और कभी भी एनोड बनाया जा सकता है। बस यही तो फायदा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ऐसा खुद का कुछ पोटेंशियल नहीं है। तो इसको कैथोड पे लगाओगे तो एनोड की वैल्यू दे देगा, एनोड पर लगाओगे तो कैथोड की वैल्यू दे देगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर आपको दे रखा है ई नॉट ऑफ Cu डैश Cu डाई पॉजिटिव, तो बेटा इसको क्या लोगे आप बताओ? आप बोलोगे सर कॉपर मेटल था, इलेक्ट्रॉन छोड़कर आयोनिक फॉर्म में चला गया। इलेक्ट्रॉन छोड़ना इज ऑक्सीडेशन, तो ये काई की वैल्यू लिख रहे हो आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू मिल रही है, यानी 0.36 वोल्ट्स। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा हुआ होता तो ई नॉट ऑफ Cu डाई पॉजिटिव डैश Cu, तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाता और इसकी वैल्यू आती प्लस 0.36 वोल्ट्स। अब इस वैल्यू से आप क्या समझ रहे हो? इस वैल्यू से आप क्या समझ रहे हो? देखो, अगर आप कॉपर को बोलो कि इलेक्ट्रॉन छोड़ दे और डाई पॉजिटिव फॉर्म में आ जा, यानी कॉपर से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्सीडाइज हो जाए, कैसा बिहेवियर शो कर रहा है? नेगेटिव, नहीं मैं नहीं होऊंगा, 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 ऐसा बोल रहा है ये। और जब आप कॉपर को बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर मेटल बनेगा, ये बोलेगा हाँ 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 अंधो 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 हे अंधो अंधो। समझ में आ रही बात आप लोगों को? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? तो इस तरीके से आप दुनिया के हर मेटल का, दुनिया के हर नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड बना के उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ SHE। दिस इज द रोल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये आपके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नोट करो जरा इसको। अब मैं आपको दिखाता हूं जादू। जादू जादू लिख लिया? चलो ग्रेट। अब मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों ने ई नॉट ऑफ कॉपर, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, Cu डाई पॉजिटिव डैश Cu कितना निकाला यहां से? 0.36 वोल्ट्स। वहीं आप लोगों ने ई नॉट ऑफ Zn डाई पॉजिटिव ऑब्लिक Zn कितना निकाला था? -0.74 वोल्ट्स। याद है थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था। जब मैंने सिंबल को ध्यान से ऑब्जर्व करा, जब मैंने सिंबल को ध्यान से ऑब्जर्व करा तो मैंने देखा ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का। इलेक्ट्रॉन लेके जिंक में बदल रहा है, जिसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। मतलब ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्ट्रॉन लेकर
मेटल बनने में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब मैं कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देख रहा हूं तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि कॉपर डाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत इंटरेस्टेड है और कॉपर बनने में बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। देखो नीचे Zn डाई पॉजिटिव से Zn बनने में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन इससे ये बनने में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो हमेशा रिड्यूस होता है, और जो हमेशा रिड्यूस होता है वो हमेशा कैथोड पर लगता है। तो ये तुम्हारा कैथोड हो गया। ये देखो मैंने वैल्यू से पता कर लिया। तो ये फिर ऑक्सीडेशन होना चाहेगा। भाई अगर आप एक सेल बना रहे हो तो सेल में अगर एक रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का तो ऑक्सीडेशन होगा, तभी रेडॉक्स रिएक्शन बनेगी। दोनों का रिडक्शन थोड़ी कर सकते हो। अगर एक रिड्यूस होगा तो दूसरा ऑक्सीडाइज ही होगा, और अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये एनोड पर लगेगा। तो अब अगर आपसे कोई बोलता है कि फाइंड आउट ई नॉट ऑफ दिस सेल, तो क्योंकि दोनों एसआरपी की वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज अगर आपको दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड पर कौन है ये, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। चलो कैथोड की वैल्यू लिखो 0.36 वोल्ट्स, माइनस एनोड की वैल्यू लिखो माइनस 0.74 वोल्ट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 0.36 प्लस 0.74 वोल्ट, यानी 7 और 4 10, एक कैरी 7 3 10, एक कैरी 1.10 वोल्ट्स। क्या यही वैल्यू आप लोगों को मैं पहले लेक्चर से नहीं सिखा रहा हूँ? इस डेनियल सेल की, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, किसका पोटेंशियल 1.10 वोल्ट आएगा। तो इस सेल का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट क्यों आ रहा था? क्योंकि इसमें मौजूद कैथोड पर कॉपर का पोटेंशियल 0.36 वोल्ट है, और इस सेल में मौजूद आपके जिंक जो कि एनोड पर है उसका पोटेंशियल माइनस 0.74 वोल्ट है। तो इन दोनों का ये कॉन्ट्रीब्यूशन अपना अपना है, इस वजह से सेल का पोटेंशियल इतना आ रहा है। तो अभी जब आपके पास में सेल था तब आपको थोड़ी पता था कि ये कैथोड का और ये एनोड का इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन किसकी मदद से पता चला? ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। हमने पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में पहले जिंक वाला इलेक्ट्रोड लगा के उसकी वैल्यू निकाल ली, फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कॉपर को लगा के उसकी वैल्यू निकाल ली, और दोनों को जोड़ के एक बार क्रॉस चेक कर ले। तो दिस इज हाउ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वर्क्स। ठीक है, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाता हूं, मैं कुछ न्यूमेरिकल करवाता हूं यहां पर, ताकि आप लोगों को बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो हो गया। अच्छा, उसके पहले मैं आपको ना ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ही बता देता हूँ। वो थोड़ा सा छूट गया, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को बढ़िया तरीके से चीज़ क्लियर हो जाए। देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बिना पेंदे का लोटा है, कभी कैथोड पे लगा दो तो कभी एनोड पर लगा दो। तो अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर कैथोड पर लग रहा है तो कैथोड पर हमेशा ये कैसा बिहेव करेगा? रिडक्शन करेगा। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे, प्लेटिनम डैश। सर प्लेटिनम क्यों लिखा? भाई प्लेटिनम इज द मेटल विच इज प्रोवाइडिंग सरफेस टू द रिएक्शन, तो प्लेटिनम लिखना जरूरी है। फिर आप यहां लिखोगे प्लेटिनम पर H पॉजिटिव डैश H2। यहां पर H पॉजिटिव के ब्रैकेट में आप 1 मोलर लिख सकते हो, जो भी उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, सिंगल डैश। H2 के ब्रैकेट में आप लिखोगे प्रेशर 1 atm। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। प्लीज बच्चा लोग ध्यान से देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ लो। सिमिलरली अगर आपके पास में एनोड पर इसको लगाया जाए, भाई एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं, तो प्लेटिनम तो पहले ही आ जाएगा क्योंकि ये सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर एनोड पर सबसे पहले आप लिखेंगे हाइड्रोजन 1 atm प्रेशर पर, या क्वेश्चन में अगर 1 बार दे रखा हो तो 1 बार लिखेंगे, डैश H पॉजिटिव 1 मोलर, जो भी इसका कॉन्सेंट्रेशन, अगर कुछ और दे रखा हो तो ये इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। समझ में आई बात आपको? अब जैसे मान लो आपने फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने यहाँ पर जिंक को आपने एनोड पर लगा रखा है और SHE को आपने कैथोड पर लगा रखा है। अब इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? हाउ विल यू रिप्रेजेंट द सेल? तो आपको सेल रिप्रेजेंट करने का तरीका आता ही है। पहले एनोड आएगा इस तरफ, तो एनोड क्या है? Zn
जो कि सॉलिड फॉर्म में है, सिंगल डैश Zn डाई पॉजिटिव जो कि अपने एक्वस फॉर्म में, लेट से इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, डबल डैश ये सॉल्ट ब्रिज की निशानी है। फिर यहां पर आप लिखेंगे प्लैटिनम, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लैटिनम दे रहा है। अब आपका SHE कैथोड पर है, तो कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन, मतलब H प्लस जो कि 1 मोलर है अपने एक्वस फॉर्म में है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन नामक गैस में कन्वर्ट हो रहा है जिसका प्रेशर 1 atm है। ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ये तुम्हारा SHE हो जाएगा इधर वाला पूरा, और ये तुम्हारा वो वाला हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो आपने यहाँ पर SHE को एनोड बना रखा है और तुम लोगों ने वो कॉपर वाले को कैथोड बना रखा है, तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अब हमेशा ध्यान रखना, एनोड रिप्रेजेंटेशन में पहले आता है। भाई लेफ्ट साइड ये दिखती है, राइट साइड ये दिखता है, और जितने भी सेल बनाए हैं उसमें लेफ्ट साइड में एनोड दिखता है और राइट साइड में कैथोड दिखता है। तो यहां पर आप देखो, पहले SHE लिखना पड़ेगा, तो मैं यहां पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखूंगा? पहले लिखूंगा प्लैटिनम डैश SHE एनोड पर है, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़े जाएंगे, तो H2 1 atm डैश H प्लस 1 मोलर, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये गैशियस फॉर्म में रहेगा। डबल डैश सॉल्ट ब्रिज, कॉपर, कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर कैथोड है, और कैथोड मतलब रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे, तो पहले लिखा जाएगा Cu डाई पॉजिटिव, क्योंकि ये जब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा 1 मोलर सॉल्यूशन, तब तक कॉपर आपको कहां से मिलेगा? सॉलिड फॉर्म में। तो ये तुम्हारा कैथोड, ये तुम्हारा एनोड, लाइकवाइज। तो इस तरीके से आपको उसको हमेशा रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। एनोड पर आप बोलोगे कि हमारा मेटल ऑक्सीडाइज हुआ इलेक्ट्रॉन छोड़ के उसके आयोनिक फॉर्म में। कैथोड पर आप बोलोगे हमारा आयोनिक फॉर्म इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हुआ मेटेलिक फॉर्म में या गैशियस फॉर्म में। तो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट। ठीक है, चलिए अब इसको जरा नोट कर लो। लेट मी सी इफ आई हैव एनी क्वेश्चन जो मैं आपके साथ तुरंत सॉल्व करूं। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड वी विल फिनिश ऑफ दिस लेक्चर। फिर आप लोगों को इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत इजी भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग? कंसिडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन हो रही है, एक सेल में रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन कैसी हो रही देखते हैं। Zn रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ सिल्वर पॉजिटिव के साथ ताकि Zn डाई पॉजिटिव बन जाए और 2 मोल्स ऑफ सिल्वर अलग हो जाए। अब इसने क्या दे रखा है आपको, देखो ध्यान से वैल्यूज देखना। E0 यानी स्टैंडर्ड है ये। Zn डाई पॉजिटिव लिखा हुआ है पहले एक्वस फॉर्म में से, Zn बन रहा है सॉलिड फॉर्म में। इसकी वैल्यू क्या है? -0.76 वोल्ट्स। फिर E0 सिल्वर। अब देखो सिल्वर भी कैसा दे रखा है, Ag OG, लो जी सुनो जी, Ag डैश Ag पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में, और इसके लिए दे रखिए -0.80 वोल्ट। अब बस जो आज के लेक्चर की शुरुआत में मैंने बोला था कि बच्चे गलती करते हैं, गलती करते हैं, वो यही गलती करते हैं। वो बोलते हैं कि सर रेडॉक्स आता है अपुन को, और अपुन ने देखा कि जिंक छोड़ रेला है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ना मतलब ऑक्सीडेशन होना, मतलब जिंक एनोड है, और सिल्वर इलेक्ट्रॉन ले रहा है और मेटेलिक फॉर्म में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना मतलब रिड्यूस, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है। आओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ट्रिक से। तो आप लोग इतनी जल्दी करते हो, आपको पूछा गया फाइंड आउट E0 ऑफ द सेल, तो आप क्या करते हो, आप सीधे लिखते हो E0 ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, और कैथोड की जगह पर आप लोग लिखते हो -0.80 माइनस आप एनोड की जगह पर ये वैल्यू रखोगे क्योंकि जिंक एनोड है,
माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.80 प्लस 0.76 माइनस 0.04 आप ई नॉट लिख के आगे बढ़ जाओगे और बोलोगे सर मैंने तो फॉर्मूला सही लगाया बट वैल्यू गलत आ रही है। आपने ठीक से पढ़ाया नहीं, आपको पढ़ाना नहीं आता। लर्न फ्रॉम फिजिक्स वाला, लर्न समथिंग फ्रॉम अनअकैडमी। भाई मैं अनअकैडमी का नंबर 2 फैकल्टी, नंबर 1 केमिस्ट्री, मेरे को किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं और केमिस्ट्री मेरा एक्सपर्टीज़ है, मैं किसी फिजिक्स वाले से क्यों सीखूं। सब प्यारे टीचर्स है बेटा, सब प्यारे टीचर्स है, फिजिक्स वाला बहुत प्यारे टीचर है। व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ गुड, व्हाट अनअकैडमी के टीचर डूइंग दैट आर वेरी गुड। लेकिन बता दूं अनअकैडमी के कुछ लोग अभी भी मेरा वीडियो देख के ही पढ़ाते हैं वहाँ पे, समझो बात को। तो अब इस क्वेश्चन को आपने गलती कहाँ करी? आपने गलती ये करी कि आपने इसके सिंबल को देखा ही नहीं। भाई Zn डाई पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन लेके जिंक बन गया, मतलब ये तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अबे लेकिन ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के पॉजिटिव फॉर्म में आ गया, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो समझो अगर आपसे बोला जाए फाइंड आउट ई नॉट ऑफ अ सेल, तो ई नॉट ऑफ अ सेल शुड ऑलवेज बी द रिडक्शन पोटेंशियल। आपको सिखाया ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल को आप इंटरचेंज कर सकते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल से। आईयूपीएसी ने क्या बोला था? तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर दोनों वैल्यूज में साइन कन्वेंशन का फर्क है तो आप या तो दोनों को एसओपी कर लो। भाई मेरे पास में फॉर्मूला है ना, ई नॉट ऑफ अ सेल निकालने का मेरे पास में फॉर्मूला है, एनोड माइनस कैथोड, एनोड माइनस कैथोड। मैं चाहूं तो इससे भी फॉर्मूला निकाल सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरे पास में इन दोनों की वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की होनी चाहिए। और अगर मेरे को दोनों एसआरपी मिल जाए तो मैं फिर एसआरपी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ई नॉट ऑफ अ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। बेटा ये जो मैं बात बता रहा हूं आप भरोसा कर लो, आपको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने भी सर्च किया था कि इस टॉपिक पर कितने डिटेल्ड वीडियोस हैं, इस पे है ही नहीं। सिर्फ ये वाला फॉर्मूला सिखा के इंसान आगे बढ़ जाता है, और यही तो कंटेंट मिसिंग है इंटरनेट से। पेड प्लेटफॉर्म पर किसी भी वाला का देख लो या अनअकैडमी देख लो या वेदांतु देख लो, कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म आप देख लो, वाई दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम यू, ताकि आपको कुछ दे सके। इंटरनेट पे अगर वो ये चीज़ें डाल देंगे तो कोई भी बच्चा फिर नर्ड्स इक्वेशन वगैरह जैसे लेवल के सवाल बेसिक क्लियर होगा तो सॉल्व कर देगा। ये बातें वहाँ पर बताई जाती है, लेकिन ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, तो इसके पीछे कुछ रीज़न है। वो ये है कि यार आप सब यहीं पढ़ लो, फालतू चोचले चालों में मत पढ़ो कि ये अच्छा वो बुरा, लेकिन उसके बाद भी आप लोग बोलते हो कि वो अच्छा है। तो बेटा जाओ उनके पास पढ़ो, ज़रा पैसे छोड़ो, 15-20 हज़ार रुपये भरो किसी प्लेटफॉर्म पे, या सस्ते वाले प्लेटफॉर्म पे 5,000 रुपये भरो और फिर मजे लो। क्योंकि जब फ्री में इंसान अच्छी चीज़ देने की कोशिश करता है तो हमेशा बेवकूफ़ी लगता है। तो जिसको लग रहा है वो तुरंत निकलो, जिसको नहीं लग रहा है वो पढ़ो, ग्रास्प करो। और मुझे मालूम है 99.9% बच्चा ग्रास्प कर रहा है, वो पढ़ के निकल रहा है। तो आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ मैं, चोमुओं के लिए नहीं कर रहा मैं। चोमू आ जाते हैं, उनका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, तो भाई तू पैसे दे रखा है, तेरे तो गले की हड्डी बन गई है, तूने तो भर दिए ना 5,000 रुपये 7,000 रुपये, वहाँ पे 5-7 हज़ार रुपये भर दिए, तो अब तो तेरे को बोलना ही पड़ेगा कि भैया वो अच्छा है, वरना तेरे आसपास वाले हंसेंगे कि तू बेवकूफ़ है, वहाँ 10,000 रुपये भर के यहाँ पढ़ रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसा होता है, कोई बात नहीं, तो लेट्स अवॉइड देम। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? या तो मैं इसको एसआरपी में कन्वर्ट कर लूँ। तो मैंने आपको क्या बोला था, एसआरपी में कन्वर्ट करने का कोई टेंशन ही नहीं है। एजी पॉजिटिव एक्वस एजी, बस साइन बदल दो, साइन बदल दो, ये तुम्हारा एसआरपी बन गया। अब अगर एसआरपी बन गया तो अब ये फॉर्मूला लगाओ, कैथोड की वैल्यू ई नॉट ऑफ अ सेल, कैथोड 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 कैथोड, हाँ ये कैथोड है, सिल्वर तुम्हारा कैथोड है कैथोड, हाँ तो मैं लिखूंगा प्लस 0.80 वोल्ट्स, माइनस एनोड कौन, एनोड 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 एनोड, ये
जिंक तुम्हारा एनोड है, वैल्यू कितनी है -0.74 वोल्ट्स, तो प्लस 0.80 वोल्ट प्लस माइनस माइनस प्लस 0.74 वोल्ट्स, व्हाट विल बी द वैल्यू? 4 7 और 7 14 और 1 15, 1 कैरी 1.54 वोल्ट विल बी द ई नॉट ऑफ द सेल। और देखो सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, सेल की वैल्यू पॉजिटिव ही तो आएगी। अब अगर मैं चाहूं, एक बात और करके बताता हूं, लेट से मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं एसओपी में, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 0.76 वोल्ट्स। अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के देखता हूं, चलो ट्राई करने में क्या बुरा है। ई नॉट ऑफ अ सेल, एनोड माइनस कैथोड, अब एनोड पहले आएगा, ये रहा एनोड तुम्हारा, प्लस 0.76 माइनस कैथोड क्या है तुम्हारा? कैथोड तुम्हारा सिल्वर है, ये देखो सिल्वर की एसओपी की वैल्यू देखना। अब आपको इसकी एसओपी की वैल्यू देखनी है, एसआरपी की नहीं देखनी है। इसकी एसओपी की वैल्यू लिए ना प्लस 0.76, एनोड की तो अब इसकी भी लो माइनस 0.80 वोल्ट। अब आप देखो क्या वैल्यू आ रही है? प्लस 0.76 प्लस 0.80 वोल्ट। आप देख रहे हो आपको वैल्यू फिर सेम मिल रही है, प्लस 1.54 वोल्ट, यानी सेल की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आ रही है। आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ, सेल की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। हेंस प्रूफ कि हमारी टेक्निक बिल्कुल सही है और ये दोनों फॉर्मूले भी सही हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि वैल्यू एसआरपी की दे रखी है कि एसओपी की। एसआरपी की वैल्यू कैसे पता लगाओगे? ये सिंबल्स है। अगर पॉजिटिव पहले और रिड्यूस्ड बाद में है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेकर बना होगा, मतलब एसआरपी। और यहां पर ये एसओपी थी, मैंने कैसे पता लगाया? क्योंकि पहले मेटल था और फिर बाद में पॉजिटिव था ना, इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये बना है। छोड़ना मतलब ऑक्सीडेशन। तो गाइस आप लोगों को मैंने ब्रह्मास्त्र दे दिया है। अब आप कभी लाइफ में इस तरीके के सवालों को गलत नहीं करोगे, और अगर उसके बाद भी गलत करते हो दैट मीन्स आपने मेरा वीडियो छोड़ के किसी पेड प्लेटफॉर्म पे पैसे भर के वहाँ पर भी मुश्किल क्रिएट करी है। ठीक है, चलो तो आई थिंक मजाक की बात है, सब प्यारे हैं, आई लव देम ऑल। सभी प्लेटफॉर्म बहुत प्यारे हैं, मैं खुद भी एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ एंड सभी प्यारे हैं, सभी अच्छे हैं, सभी टीचर्स हैं, सब बराबर हैं। मेरे लिए सारे बच्चे बराबर है, जो गाली बकते हैं उनके लिए भी मुआ, जो गाली नहीं बकते उनके लिए तो अरे बाप रे मेरा बच्चा। ठीक है, तो चलो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ये बात जिसके समझ में आ गई वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हीरो बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज हीरो वीडियो, ये एकदम हीरो वाली बात है। तो अब इसको अच्छे तरीके से पढ़ो, और अब मैं आपको अगले लेक्चर में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ लिया, अब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यूज आ रही है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की माइनस वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की प्लस वैल्यू, आपको हल्का हल्का तो समझ में आ गया है कि अगर ये वैल्यू प्लस दिख रही है मतलब ये सिल्वर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेकर सिल्वर मेटल बनना चाहता है, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब ये रिड्यूस होना चाहता है, ये नहीं होना चाहता। डाई पॉजिटिव से इसमें ये नहीं आना चाहता क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है। अगर ये रिड्यूस नहीं होना चाहता तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो इसके बेसिस पर एक टेबल बनती है, एक सीरीज बनती है, और उस सीरीज को देखकर ही मैं दुनिया का किसी भी सेल बना सकता हूं। तो वो सीरीज क्या है, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे, आईआईटी जेईई और नीट के कुछ सवाल करेंगे, कुछ आपके स्कूल के एग्जाम के सवाल करेंगे, बोर्ड एग्जाम के सवाल करेंगे, और फिर चलेंगे नर्स्ट इक्वेशन की तरफ एंड आधा चैप्टर खत्म हो चुका होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सायोनारा मेरे प्यारे बच्चों।